हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया सम्मान योजना के लिए नया पोर्टल हुआ लॉन्च। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य लाभुकों को सुविधा प्रदान करना है। यह पोर्टल सामाजिक सुरक्षा कोषांग झारखंड की नई गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया है, जिसमें सीओबीडीओ को लॉगिन दिया जाएगा, साथ ही पुराने पोर्टल को भी खोला जाएगा। इस बीच मैया सम्मान योजना के पुराने पोर्टल को भी खोलने की तैयारी चल रही है ताकि पुराने लाभुकों के आवेदन में हुई त्रुटियों को सुधारा जा सके। नए सिरे से महिलाएं आवेदन भी कर सकेंगी। दरअसल महिलाओं ने मैया सम्मान योजना के तहत अपना पंजीकरण तो करा लिया है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। समाज कल्याण निदेशालय ने मैया सम्मान योजना में गड़बड़ियां आने के बाद आवेदन की जांच रिपोर्ट सभी जिलों से मांगी है। कल्पना सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा में बड़ा पद देने की तैयारी चल रही है। पार्टी के विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि कल्पना सोरेन को पार्टी का केंद्रीय महासचिव या फिर जामुमो महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जामुमो की लोकप्रिय महिला नेता को पार्टी में जिम्मेदारी भरा बढ़त पद देने की खबर मात्र से झामुमो के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वहीं पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कल्पना सोरेन को झारखंड की राजनीति का धूमकेतु बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हमें परेशानी में डालने के लिए साजिश रचकर हमारे नेता को जेल भेजा था। ऐसी संकट की घड़ी में जिस तरह से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, उससे यही कहा जा सकता है कि पार्टी को विपत्ति काल में अमूल्य संपत्ति की प्राप्ति हुई है। पार्टी के विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि फरवरी या मार्च में झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महाधिवेशन होने की संभावना है। उसी महाधिवेशन में पार्टी के अंदर कल्पना सोरेन को मिलने वाली जिम्मेदारी की घोषणा की जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन में कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी देने पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि इसमें नया कुछ नहीं है। जब हेमंत सोरेन को जेल गए थे तब से ही कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट करना शुरू हो गया था। यह झामुमो का परिवारवाद है, जहां और भी योग्य नेताओं की मौजूदगी के बावजूद पार्टी की कमान सोरेन परिवार के इर्द गिर्द ही रहे। यह हमेशा से होता आया है। अब हेमंत सोरेन के बाद कमान कल्पना सोरेन के हाथों में रहे, इसके लिए यह सब किया जा रहा है। एसएनएमएमसीएच में कुव्यवस्था देखकर भड़के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और रांची से आए डॉक्टरों की टीम के साथ एसएनएमएमसीएच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों के साथ बैठक भी की। डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मंत्री को अस्पताल में कमियां मिलीं, जिसके बाद उन्होंने अधीक्षक को फटकार भी लगाई। सबसे पहले मंत्री ने इमरजेंसी परिसर स्थित महिला वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने मरीजों से जानकारी ली कि डॉक्टर आते हैं या नहीं। महिला वार्ड में बेड पर अच्छी क्वालिटी की चादर नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और बेड की स्थिति को देखकर भी वे भड़क गए। मंत्री ने ओपीडी का भी निरीक्षण किया, साथ ही वे ओपीडी के ऑर्थो वार्ड में भी घुसे। यहां की दुर्दशा को देखकर भी वे भड़क उठे। उन्होंने एसएनएमएमसीएच के अधीक्षक संजय कुमार चौरसिया को बुलाया और उन्हें फटकार भी लगाई। मंत्री इरफान अंसारी ने अधीक्षक से कहा कि ऐसी स्थिति में कौन आएगा, हम इतना खर्च करते हैं और उसके बाद यह हाल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहली बार एसएनएमएमसीएच का निरीक्षण करने आया हूं। यह बहुत पुराना अस्पताल है, सभी लोग लगे हुए हैं। अस्पताल को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है, थोड़ी सफाई की जरूरत है। हम इसे बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यहां मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत यहां से रेफर कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल की अनदेखी अच्छी बात नहीं है। यहां यही हो रहा है। सभी डॉक्टर हमारे हैं और नाम प्राइवेट अस्पताल का हो रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। निरीक्षण के दौरान हम व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं।
लेकिन हम यहां आए हैं और हम इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। उन्होंने कहा कि संथाल परगना के लोगों को जल्द ही सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की सौगात मिलेगी। खरमास 14 तारीख तक था। अब ऑपरेशन इरफान अंसारी शुरू हो गया है। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की लागत से बने सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को चालू करने की समय सीमा तय कर दी गई है। डॉक्टरों की कमी को दूर कर और सभी कमियों को दूर कर 6 माह के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल को चालू कर दिया जाएगा। धनबाद में आउटसोर्सिंग में किसी भी तरह की हिंसक झड़प के बारे में उन्होंने कहा कि हम धनबाद में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में कोयला उत्खनन होता है, लेकिन हमें इसका टैक्स नहीं मिलता। धनबाद हमारा है, लेकिन केंद्र सरकार कोयले पर राज करती है। उनकी पुलिस और अधिकारियों ने धनबाद को लूट का अड्डा बना दिया है। जमीन हमारी है, कोयला हमारा है, लोग हमारे हैं और मैन पावर भाजपा का है। ये नहीं चलने दिया जाएगा। भू राजस्व मंत्री श्री दीपक बिरुआ ने दी दिशा निर्देश, आमजन को मिलेगा बार कोड के माध्यम से भूमि रसीदों का लाभ। भू राजस्व मंत्री श्री दीपक बिरुआ ने राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए एक वर्चुअल बैठक आयोजित की। बैठक में मंत्री ने राज्य के विभिन्न प्रमंडलीय आयुक्तों और विभागीय सचिवों से चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। अब राज्य के नागरिक अपनी भूमि रसीदें मोबाइल से बार कोड के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें कचहरी और सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया सरल और तेज होगी। म्यूटेशन यानी खारिज दाखिल समेत अन्य भूमि संबंधित कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि आमजन को समय पर उनकी सेवाएं मिलें और सरकार को राजस्व संग्रहण में वृद्धि हो। साथ ही चाईबासा आयुक्त द्वारा प्रस्तुत 2000 करोड़ रुपए के बकाये की वसूली प्रस्ताव पर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों पर ध्यान देने से राज्य की राजस्व स्थिति में सुधार होगा। मंत्री ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की और विशेष रूप से हरमू नदी के किनारे अवैध कब्जों को लेकर विभागीय स्तर पर शीघ्र चर्चा करने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। इसके अलावे लंबित म्यूटेशन कार्यों को शीघ्र पूरा करने, खास महल और सैरात की वसूली को सुगम बनाने और कोर्ट केसों के निराकरण को तेज करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में मंत्री श्री दीपक बिरुआ के अलावा रांची, हजारीबाग, पलामू, दुमका और चाईबासा के प्रमंडलीय आयुक्त, विभागीय प्रधान सचिव चंद्रशेखर और अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य सरकार की यह पहल नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने और राजस्व संग्रहण में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का झारखंड दौरा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन गुरुवार यानी 16 जनवरी 2025 से 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। वह आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एडीपी के तहत सूचना एवं प्रसारण सह संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 दिन यानी 16 से 18 जनवरी तक रहेंगे। ऐसा है केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम गुरुवार 16 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे चाईबासा में सर्किट हाउस में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त, डीडीसी, सांसद और विधायक से मुलाकात करेंगे। शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को जगन्नाथपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई और केज फिशरीज करंजिया का दौरा करेंगे। साथ ही वह सेल खदान में भी जाएंगे। शनिवार 18 जनवरी 2025 को चाईबासा के समाहरणालय यानी कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में एडीपी एबीपी के इंडिकेटर्स पर विभागीय प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे। ये है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की एक परिवर्तनकारी पहल जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत के 112 अपेक्षाकृत पिछड़े और दूर दराज के जिलों के विकास को गति देना है। शीतलहर जारी। 11 जिलों में कोहरे से तापमान में गिरावट। बुधवार को कोहरे के कारण रांची समेत झारखंड के कई जिले ठंडे रहे। इसके साथ ही राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।
सुबह कोहरे के कारण राजधानी आने वाली 5 फ्लाइट 1 से 2 घंटे देरी से उड़ीं, जो सामान्यतः 2000 मीटर होती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन 20 तारीख के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है। राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, रांची, धनबाद, गिरिडीह आदि जिलों में कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ देश के पंजाब, हरियाणा और हिमालय पर टिककर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसलिए पिछले 24 घंटे में राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री, जबकि हजारीबाग का न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री रहा। रांची समेत पूरे राज्य में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान में गिरावट आई है और कोहरा अब भी छाया रहेगा। 20 जनवरी के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। अपहरण के मामले में रांची की 2 बहनों को कर्नाटक से छुड़ाया गया, 5 गिरफ्तार। एक नाटकीय घटनाक्रम में रांची के हिंदपीढ़ी की 2 बहनों को प्रेम प्रसंग के सिलसिले में अपहरण के बाद कर्नाटक से सुरक्षित बचा लिया गया। साथ ही घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब 11 जनवरी को लड़कियों के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई, जिससे रांची में व्यापक चिंता फैल गई। गुरुवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मामले की पेचीदगियों की जानकारी दी। एसएसपी सिन्हा के अनुसार मुख्य आरोपी कर्नाटक के रायचूर का रहने वाला मोहम्मद इस्माइल रहनुमा परवीन के साथ रिलेशनशिप में था। इस्माइल ने रहनुमा को बहकाया और उसकी छोटी बहन को अपनी योजना में भागीदार बना लिया। पुलिस और अपने परिवार को गुमराह करने के लिए छोटी बहन ने अपने पिता को फोन किया और दावा किया कि एक ऑटो चालक उन्हें जबरन ले जा रहा है और उनके फोन और पर्स छीन लिए हैं, और इस कॉल के तुरंत बाद बहनों के फोन बंद हो गए। हालांकि जांच में पता चला कि पुलिस को भ्रमित करने के लिए यह कॉल की गई थी। पुलिस ने शुरुआत में फोन लोकेशन के आधार पर जंगल और पहाड़ी इलाकों में तलाशी ली, लेकिन उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि आरोपियों ने अपने फोन और सिम कार्ड नष्ट कर दिए थे। उन्होंने बिना सिम के नए फोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और संचार के लिए रेलवे वाईफाई और मोबाइल हॉटस्पॉट पर निर्भर हो गए। बहनों को रांची से ओल्टो कार में झारखंड के चित्रपुर, फिर कोडरमा ले जाया गया और उसके बाद गया बिहार, वाराणसी और अंत में कर्नाटक होते हुए ट्रेन से यात्रा की गई। कर्नाटक के एडीजी और स्थानीय पुलिस की सहायता से लड़कियों को बचाया गया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोगों में मोहम्मद इस्माइल, जो कि रायचूर कर्नाटक के रहने वाले हैं, जुनैद आलम हिंदपीढ़ी रांची के रहने वाले, कासिद फिरोज और मजहर आलम चित्रपुर रामगढ़ के रहने वाले और इमरान खान, जो कि गढ़वा रहने वाले शामिल हैं। बरामद सामान में एक ऑल्टो कार, एक स्कूटी, 5 मोबाइल फोन और फर्जी आधार कार्ड शामिल हैं। इस सफल ऑपरेशन में डीएसपी प्रकाश सॉय, केबी रमन, प्रशिक्षु डीएसपी दुसरुबाण सिंह, प्रभात कुमार सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी आदिकांत महतो, हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी सुनील कुशवाहा और 21 अन्य पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में समर्पित पुलिस टीम शामिल थी। एसएसपी सिन्हा ने घोषणा की कि टीम को उनके त्वरित और सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध। धनबाद सदर प्रखंड में गुरुवार को प्रवासी मजदूरों से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने प्रवासी श्रमिकों से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जो श्रमिक रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों देशों में जाते हैं, वे अनिवार्य रूप से श्रमाधान झारखंड.gov.com पोर्टल पर प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के अंतर्गत निबंधन कराकर जाएं, ताकि श्रमिकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि सामान्य मृत्यु, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण जिले के प्रवासी श्रमिक की मृत्यु अशक्त होने पर उन्हें अपने घर तक लाने के लिए 50,000 तक की राशि मुख्यमंत्री झारखंड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से दी जाएगी।
प्रवासी श्रमिक की दुर्घटना में 2 अंग या दोनों औंख या अंग की हानि होने पर एवं दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में श्रमिक की मृत्यु होने पर पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को 75,000 से 2 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। सहायक श्रमायुक्त ने श्रम विभाग के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का जानकारी प्रोजेक्टर यानी ऑडियो वीडियो के माध्यम से दी। उन्होंने दूसरे राज्य में कार्य करने वाले श्रमिकों से प्रवासी मजदूर के रूप में श्रम विभाग में निबंधन कराने की अपील की। साथ ही सहायक श्रमायुक्त द्वारा विभाग से संचालित झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना या झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन तथा मुख्यमंत्री सारथी योजना अनर्तगत संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बाल एवं किशोर श्रम यानी प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 की जानकारी दी। इस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि बाल श्रम यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य लेना सामाजिक कुरीति ही नहीं, कानूनन अपराध है। किसी भी नियोजन में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिबंधित है। किसी भी खतरनाक नियोजन एवं प्रक्रिया में 18 वर्ष से कम आयु के अल्पवयस्कों का नियोजन प्रतिबंधित है। यदि इन कार्यों में 18 वर्ष से कम आयु के बालक, बालिका या अल्पवयस्क नियोजित पाए जाते हैं तो दोषी नियोजकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का व खतरनाक नियोजनों में आयु वर्ग 14 से 18 वर्ष का नियोजन प्रतिषेधित है। उल्लंघन की स्थिति में 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा 6 मास से 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकता है। किसी घर, होटल, ढाबा, ईंट भट्ठा, मोटर गैरेज, क्रशर आदि में कोई बाल श्रमिक या किसी खदान, कारखाना इत्यादि खतरनाक प्रक्रिया में अल्पवयस्क कार्यरत पाया जाता है तो इसकी सूचना टोल फ्री संख्या 118-134 56 52 6 एवं 10 98 पर दी जा सकती है। मौके पर ब्लॉक के प्रखंड के प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, वार्ड सदस्य के साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित रहे। योजनाओं के क्रियान्वयन में खामियों की होगी जांच। अन्नपूर्णा देवी समाहरणालय परिसर में गुरुवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री व कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने की। बैठक में जिले विधायकों और उपायुक्त उपस्थित थे। साथ ही इसमें जिला के विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया और बैठक में भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में लंबित मामलों को प्राथमिकता से हल करने पर जोर दिया गया। जनप्रतिनिधियों के उठाए मुद्दों के समाधान के लिए अलग से बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों को सौंपने का निर्देश दिया गया और कुछ विभागों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई खामियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया और इन शिकायतों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। बैठक में योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। दिशा समिति ने योजनाओं की निगरानी और समीक्षा को नियमित रूप से जारी रखने का सुझाव दिया। बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की गई। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री ने पौधारोपण कर दिया। बेटियों और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर गिरिडीह समाहरणालय परिसर में एक बेटी एक पौधा अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार अन्नपूर्णा देवी ने इस अवसर पर पौधारोपण करते हुए समाज को बेटियों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण न केवल पर्यावरण संरक्षण का एक साधन है बल्कि यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि बेटियों के जन्म पर समाज में फैली रूढ़ियों को समाप्त कर हम एक सशक्त और सकारात्मक समाज का निर्माण कर सकते हैं।
अन्नपूर्णा देवी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से बेटियों और पर्यावरण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जैसे बेटियां समाज के विकास की आधारशिला हैं, वैसे ही वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान समाज को बेटियों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लक्कड़ा ने कहा कि बेटी और वृक्ष की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बेटियों के उत्थान और सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस अवसर पर सेल्फी विद प्लांट अभियान भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने पौधारोपण करते हुए अपनी तस्वीरें साझा कीं। इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमें इजाजत दीजिए। जोहार।